अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि एशिया कप का आगाज़ कल से होने जा रहा है, जिसका बहुत ही वक्त से हम देख रहे हैं, इंतज़ार किया जा रहा था। क्रिकेट मेला शुरू होने वाला है और उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 की जो स्टार नेशन जर्सी है उसकी रुनुमाई भी कर दी गई है, जिसके कुछ मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नई जर्सी की नुमाइश की गई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, उन्होंने शिरकत की है। वर्ल्ड कप की ये स्टार नेशन जर्सी दर हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट के जो हीरोज़ हैं, जो पुरजोश सपोर्टर्स हैं, उनके आपस में कनेक्शन और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। और इस जर्सी का हर स्टार क्रिकेट के मैदान में कारनामों की हम बात करें, चमक दमक और कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश की अक्कासी भी करता है। और इस जर्सी के डिज़ाइन में वो जज्बा भी हमें नुमाया दिखाई दे रहा है, जो कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी के अंदर हमें नज़र आता है। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करती दिखाई दे रही है, फतूहात का एक सिलसिला जारी है, वनडे में नंबर 1 रैंकिंग पर हम मौजूद हैं। तो जो हमारा एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो एक मोराल है वो इस वक्त हमें बुलंद दिखाई दे रहा है। कल नेपाल से हमारा मुकाबला होने जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जो बाबर 11 हैं वो अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेंगे और जीत उनके नाम होगी। इस हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीटीआई फिरौन करार, देसी घी में बना मटन और देसी मुर्ग अटक जेल मेन्यू में शामिल। निगरान हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम, आवाम सरापा एहतजाज। बाबर 11 एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली के बिल्स के हवाले से। बिजली के होशरुबा बिल्स आ रहे हैं, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम की जानिब से हमने देखा कि गम गुस्से का इजहार किया गया, एहतजाज भी किया गया, तोड़ फोड़ के मनाजिर हमने वहाँ पर देखे हैं और शदीद बेचैनी का इजहार भी किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जहाँ बिजली बिलों की वजह से पिछले 2 माह से 6 कीमती इंसानी जानों ने खुद अपना खात्मा कर लिया। लेकिन निगरान हुकूमत किसी भी किस्म का रिलीफ देने में हमें अभी भी नाकाम दिखाई दे रही है। ये फ़िक्र के लम्हात हैं। अगर हम सियासत की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो कि आज 11 बजे सुनाया जाएगा और इस फैसले का ही इंतज़ार किया जा रहा है। तो यूँ अब से कुछ देर बाद महफूज फैसला सामने आने वाला है, जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा मुअत्तल होती है या फिर वो मज़ीद अटक जेल में ही कैद रहेंगे। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई को जेल में हासिल जो सहूलियात हैं उस पर रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है और एक काफ़ी लंबी फहरिस्त सामने आई है, जिसमें जेल में चेयरमैन पीटीआई को बहुत बेहतर सहूलियात हासिल हैं, जिसके वो सबसे बड़े नाकिद थे। और उनका यही कहना था कि अगर जो मुजरिमान हैं उनको इस तरह की सहूलियात जेल में फराहम कर दी जाएंगी तो हर इंसान कहेगा कि उसको जेल में ही डाल दिया जाए। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि उनको जेल मेन्यू से हटकर देसी चिकन और मटन भी फराहम किया जा रहा है, जो कि फरमाइश पर देसी घी में बनाया जाता है। तो फरमाइशें भी पूरी की जा रही हैं पीटीआई चेयरमैन की, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि एक छोटे से सेल में उन्हें रखा गया है, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। लेकिन अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो हम देख रहे हैं कि हैरान कुन है। दूसरी जानिब सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी मरतबा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और उन्हें 2 रोज़ के लिए FIA की तहवील में दे दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक की हम बात करें तो उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया है। बड़े ही डिफरेंट किस्म के इंकशाफात करते दिखाई दे रहे हैं परवेज़ इस वक्त, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि चेयरमैन पीटीआई ताहयात बादशाह बनना चाहते थे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून मियां दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में इन कॉन्वर्सेशन होंगे। बेग साहब, पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, बिजली के बिलों पर बात करेंगे। हम देख रहे हैं अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में इस वक्त मौजूद है? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब से निगरान हुकूमत आई है तमाम जो सियासी जमातें हैं वो बड़ी वोकल नज़र आ रही हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अपने टेन्योर में तो ये लोग कोई काम नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली बात तो ये कि जितने भी इत्तेहादी हैं हुकूमत में शामिल थे उन्हें इस बात का कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई हक़ नहीं पहुंचता, कोई अखलाकी हक़ नहीं पहुंचता
कि महंगाई के खिलाफ बात करें। वो तो अभी गए ना, 1 हफ्ते पहले की बात है। 1 हफ्ते पहले तो गए, वो किस मुंह से महंगाई की मुखालफत कर रहे हैं, किस मुंह से इक़दामात की मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी फाइल वो छोड़कर गए थे कि भाई आप साइन कर देना। दूसरी बात यही कि इस हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो कंटिन्यूटी की पॉलिसी पे अमल कर रही है, कि मतलब ये कि जो पिछली हुकूमत ने किया था वही ये हुकूमत करेगी। कल की जो मीटिंग हुई है सरमायादार ग्रुप की, जिस पर आर्मी चीफ भी थे, उसमें भी इसको एजर्ट किया गया है कि हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिसी को। तो महंगाई भाई 2019 का जो मुआहदा था हमारा IMF से, वहां से कहानी शुरू होती है इस पूरी महंगाई की, बदतरीन तबाही की, माशी बर्बादी की। वहां से शुरू होती है जब आपने एक मुआहदा किया, पहले असद उमर को हटाया, फिर शेख साहब को लाए, फिर मुआहदा हुआ, फिर उसके बाद आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, फिर एक और साहब आए, उन्होंने संभालने की कोशिश की, जब आप उनके खिलाफ हो गए, और एक बार मियाँ साहब तो उठ के उससे चले गए थे मीटिंग से कि 4 रुपए बढ़ा दिया आपने पेट्रोल पर। लेकिन फिर जब इसहाक डार साहब आए तो क्या इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, वही रोक लेते, वो भी नहीं रोक पाए। तो देखिए सब शामिल हैं इनमें, जितने ग्रुप हैं। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, JUI का जलसा हो रहा है महंगाई के खिलाफ, पीपल्स पार्टी बोल रही है, मुस्लिम लीग नून बोल रही है, इन्हें कोई इख्तियार नहीं, कोई। बिल्कुल बेग साहब, हमने देखा कि किस तरह से महंगाई मार्च किए जाते थे जब पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था। अब आज हम देख रहे हैं 300 के करीब पहुंच चुका है, और उसके बावजूद भी कोई इसका नाम लेने को तैयार नहीं है। मैं खासतौर पर नाम लेना चाहूंगा मौलाना फजल रहमान साहब का, जो हमें बिल्कुल चुप दिखाई दे रहे हैं। मियां दाऊद भी हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से वजीर आजम की बात करते हैं, सदर की बात करते हैं, लामहदूद इनको मराहत मिली हुई हैं, रिटायरमेंट के बाद भी 2000 यूनिट इन लोगों को मिलेंगे। अगर हम जज साहिबान की बात करते हैं तो हाजिर सर्विस जब वो हैं तब भी उन्हें 2000 यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी 2000 यूनिट उन्हें मुफ्त मिलेंगे। और फिर जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स के जजेस की, दौरान सर्विस उन्हें 800 यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें 800 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। आम आवाम पर यह तमाम बोझ डाला जा रहा है, उनको किस चीज की सजा है? उनको इस चीज की सजा है कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान का असल मसला जो है वो वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम है, और जब तक उस बुनियादी जड़ के ऊपर बात नहीं की जाएगी तब तक अवाम का एहतजाज करना, और ख़ास करके सियासी जमातें जो आजकल सारी मुनाफिकाना पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं, ये करना, ये सारा बेमानी है। पाकिस्तान में अशराफिया और अमीर तबका जो है उसकी हर जगह के ऊपर पेनिट्रेशन है। वो जजेस में है, वो जनरल्स में है, वो तमाम सरकारी ब्यूरोक्रेसी आप उठाकर देख लें, एलीट ब्यूरोक्रेसी, और जो छोटे एहलकार हैं वो उठाकर देख लें, इसी तरह हम तमाम पॉलिटिशियंस को उठाकर देख लें। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के ज़बरदस्ती से कलेक्ट किए गए टैक्सेस की बुनियाद के ऊपर अपनी अयाशियाँ करते हैं, और क्लेम ये करते हैं कि ये अवाम के फलाह बहबूद के लिए, उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अदालतों में बैठे हैं, अदारों में बैठे हैं, या असम्बलियों में बैठे हैं। बाहर तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब देखें कि कल मैं एक ट्वीट देख रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब की, और उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बिजली के बिलों के ऊपर ही ट्वीट की। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप 18 माह तक क्या छनकना जो है वो बजाते रहे हैं। और उससे पहले ये जो PTI है, ये इनको आज बिजली के बिलों की बहुत ज्यादा तकलीफ नजर आ रही है। तो ये इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या किया? किसी ने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, किसी ने कोई रिफॉर्म्स नहीं की, बल्कि जो रिफॉर्म्स करने वाले इन्होंने PTI ने अपने वो कमीशंस बनाए थे, उन सब की सिफारिशात जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देंगी। बिल्कुल, तो बेसिकली तो हम सारे मिलकर देखते हैं कि बिजली बनाई जा रही है जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। जी बेग साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि PTI के दौर में IPP से 40 अरब रुपए लेने का मुआहदा हो गया था जी, कि IPPs ने जो एक्स्ट्रा बिजली दी है और उसका खमियाजा, उसका जुर्माना उस पर होगा, तो 40 अरब रुपए का मुआहदा हो गया था। हमने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई थी, बड़ा जश्न मनाया था। वो कभी वसूल नहीं किए गए, वो पैसे वसूल ही नहीं किए गए। तो IPPs को तो खुला हैंड दे दिया था आपने। अब यहाँ जो मसला है ना, असल में वो मसला है नौकरशाही की, चोरी का। देखिए, आप बिजली की चोरी नहीं रोक रहे। 526 अरब रुपए साल की बिजली चोरी हो रही है। सो अंदाजा लगाइएगा, ये हमारा जो डिफेंस बिल है उससे ज्यादा है जी, 526 अरब रुपए।
लेकिन रिकवरी इस पर काम किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया भाई। ये दोनों गलतियां हुकूमत की हैं। पीपल्स पार्टी जी बेग साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? वो पीटीआई की जो एडवेंचरस हुकूमत आई थी। जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। जी बेग साहब कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। हाँ मैं अर्ज कर रहा था कि ये गलतियां हुकूमतों की हो, भले हो माशाल्लाह हुकूमत हो। मुशर्रफ से लेकर आज तक मुशर्रफ ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे साथ। अगर आप अंदाजा लगाइएगा तो ये इल्म होगा कि आपने की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हमारा हाथ दिए हैं और उन्होंने खून चूसा है हमारा। एक यूनिट बिजली जो हवा से पैदा होती है वो चंद रुपए की होती है। आप फंड बाहर ले आए यार, आप बिड़ा गर्क कर दिया कौम का। बिल्कुल महंगे तरीकों से हम देख रहे हैं बिजली बनाई जा रही है जिससे अवाम को तो किसी सूरत में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जो हम कुछ रोज से मनाजिर देख रहे हैं वो बड़े ही डिस्टर्बिंग है। जिस तरह से लोग अपने बिजली के बिल लेकर सड़कों पर खड़े हैं, दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं, हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन शायद इन पर असर नहीं हो रहा। अच्छा एक और आम मामला है दाऊद, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तोशाखाना केस में महफूज फैसला जो है वो कुछ देर में सुनाया जाएगा। तो कल हमने देखा कि दोनों तरफ के जो वकला के दलाइल हैं वो आपने भी सुने होंगे। जिस तरह से कोर्ट किया गया था एडवोकेट अमजद परवेज की जानिब से राहुल गांधी की सजा मौतली केस का उन्होंने हवाला दिया, जबकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा मौतल कर दी थी। इस पर मैं चाहूंगा जरा आप क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। वो बिल्कुल उन्होंने मौतल कर दी थी, जिसके बाद वो बाहर आ गए थे और बज़ाहिर जो केस तोशाखाना का केस है इसमें भी कानूनी तौर के ऊपर सज़ा मौतली की दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन हो सकती है और मुमकिन है कि उनकी सज़ा जो है वो मौतल कर दी जाए। और ये भी मुमकिन है कि हमारी मौजूद अदलिया जो है वो नई कानून की तशरीह, नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कोई इवॉल्व कर दे। मसला वो कभी हम नवाज शरीफ को देख लेते हैं, कभी हम इमरान खान को देख लेते हैं और इस तरह के केसेस में सज़ाए मौतली, अदलिया की मुदाखलत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कोई भी बंदा जो है वो अपने चेहरे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों से जो है वो रिलीफ ले सकता है या उनके खिलाफ फैसला हो सकता है। अब आप देखें कि कल भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स हुए तो कोई भी फ्री, खास करके पीटीआई वाले वो ये बात बताने को तैयार नहीं है कि आपने घड़ियां बेची हैं तोशाखाना से लेके और मिस डेक्लेरेशन किया है कि यह नहीं किया। टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर एतराज़ात उठाया गया और इसकी आड़ में जो है वो छुपने की कोशिश की। एक जो बुनियादी जुर्म हुआ है उसके ऊपर ना तो पीटीआई के पास कोई डिफेंस है और ना वो उसकी कोई रसीदें जो है वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब हैं तो उसके लिए आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमरताब दयाल साहब, वो भी कानून से हटके, आइन से हटके, रवायात से हटके एक गैर मौसर दरख्वास्तों को सुन के उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की आप दानिशमंदी कह लें कि उन्होंने टेक्निकल तरीके से कह लें, मजबूत असाबी से कह लें, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोसीडिंग जो है वो अडॉप्ट करके उसको इस हेयरिंग को जो है वो किया। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला जो है वो अभी आता है। बेग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज अगर आप समझते हैं कोई रिलीफ मिल जाता है अदालत की जानिब से तो जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर आ सकेंगे? क्योंकि और भी संगीन नौयत के मुकदमात हैं उन पर, साइफर के हवाले से भी उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है और इन्वेस्टिगेट भी उन्हें भी किया जा रहा है 9 मई के हवाले से भी। वो जेल में रहेंगे भी, ठंडा सा करके खाएं थोड़ा सा और मटन खाएं वहां बैठकर, वो देसी घी में बनी हुई मुर्गी खाएं, देसी घी में बनी हुई, वॉक करें। बिल्कुल अल्लाह दिता कोई खाजल नहीं है, अल्लाह दिता देसी मुर्गी नहीं खा सकता, देसी घी में बनी हुई, उसको फरमाइश पे खाना नहीं मिलता। 2 कानून है हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि 3 कानून है, एक अल्लाह दिता के लिए, एक अलमदीन के लिए और एक इमरान खान के लिए। तो ये तो कानून की इंतहाई नाकारा और नाअहली का कानून की, बल्कि समाज की, इस निज़ाम की, कि जिसने क्लासों में बांट दिया कैदी को। इमरान खान सही कहते थे कि हर कैदी का एक राइट होता है कि वो कैद में रहे, वो खोली में रहे, ना पंखा हो, ना कूलर हो, ना उसका बैट हो, ना फर्श हो, ना 6 फीट का बाथरूम हो।
ये सब कुछ वो कह चुके थे ना वो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये बात। दूसरी बात वो खुद बड़े नाकिद थे इन तमाम सहूलियात के, और उन्होंने बड़ा हाथ लहरा कर कहा था कि वापस जाएंगे। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्होंने कहा था मैं एसी भी उतरवा दूंगा। जी, एसी जहाँ तो कूलर लगा हुआ है, एयर कूलर लगा हुआ है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, आप अंदाजा लगाए ना। नया फर्श बिछा है, पुख्ता फर्श है, नया वाइट वॉश है, एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है और स्टैंडर्ड साइज का बाथरूम है। क्या चाहिए उसके बाद संतरी आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आपका खाना मेडिकल सुपरिटेंडेंट पहले खाता है कि मैं मर जाऊंगा इसमें जहर हो तो, पहले वो खाता है, फिर आपको पेश किया जाता है। तो भाई ये सूरत हाल है, ये हमारे मुल्क में किसी के साथ नहीं हुआ, किसी को इतनी रियायत नहीं मिली। दूसरी बात ये कि खान साहब, मेरा ख्याल है जमानत हो जाएगी, मौतली शायद ना हो सजा की, जमानत हो सकती है, जमानत होनी चाहिए इस केस में। शॉर्ट सेंटेंस है, दाऊद जानते हैं, शॉर्ट सेंटेंस में जमानत हो जाती है। और ये पीटीआई के वकीलों की गलती है कि 22 दिन तक वो जेल में है। ये तो 3-4 दिन का केस था। अगर सिर्फ जमानत की बात करते, वो एक क्लास पे चले गए, वो पंखे पे चले गए, वो बिस्तर पे चले गए, वो किताबों पे चले गए, वो खाने पे चले गए। अरे भाई जमानत की बात करते, जमानत पे निकलवा लेते, 3 दिन में बंदा बाहर आ जाता। बकौल इंतजार सन के मंडे को बाहर निकालूंगा मैं, इंतजार सुजाहिर है उन्होंने लिया। वो पंजोता साहब रात वो खेलते रहे, करते रहे, ख्वाजा हारिस भाग गए। एक और चीज हमने जो देखी है, जिस तरह से आज फैसला आने वाला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। इस पर भी साथ ही कमेंट कर दीजिएगा कि हम देखते हैं जब भी कोई ऐसा फैसला आने वाला होता है तो अदलिया पर चढ़ाई कर दी जाती है, वो कोई भी जमात क्यों ना हो, लेकिन अभी तो पीटीआई उसमें सरे फहरिस्त है। पीटीआई ने तो खैर हर एक के साथ काम किया है, हर एक को उन्होंने नाइल कहा है, जाहिल कहा है, मुतासिब कहा है, कोई भी हो वो। और भले अगर साकिब निसार भी आ जाएं उनके खिलाफ बयान लेकर तो वो भी मुतासिब हो जाएंगे। तो इन्होंने जो कुछ भी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, मेरा ख्याल है प्रोफेशनल काम किया, बहुत ठीक ठाक काम किया। और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने असखुद नोटिस लिए बगैर, किसी दरख्वास्त के बगैर, ये असखुद हुक्म दिया कि जाके चेक करें अटॉर्नी जनरल साहब कि जेल में कितनी मराहत हासिल है, किस तरह है हमारा कैदी जेल के अंदर, और रिपोर्ट पेश करें। तो किसी ने उसे बाद में कहा होगा शायद, तो दूसरा ठीक है। बेग साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से कुछ हम देख रहे हैं फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल के अंदर, तो जेल मैनुअल के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेली क्या तमाम जो कैदी वहां पर मौजूद हैं, जो मुजरिमान वहां पर मौजूद हैं, उनसे मेन्यू वहां पर पूछा जाता है और उनकी मर्जी से उन्हें मैट्रेस दिया जाता है, एयर कूलर दिया जाता है? नहीं, ऐसी तो कभी अच्छी और मुनसफाना किस्म का सलूक की जो इतला जो है वो मुझे तो कम से कम अपने प्रोफेशन में आता कभी नहीं मिली। हर कैदी आता है, वो आके जेल हुकाम के ख़िलाफ़ जो है वो लंबी चौड़ी उसने फहरिस्त तैयार की होती है कि उसको ये मसाइल हैं, जेलर उनके साथ ये करता है, वार्डरोब उनके साथ ये सलूक करता है, खाना उनको प्रॉपर नहीं दिया जाता और सही भी नहीं दिया जाता, गैर मियारी खाना दिया जाता है, मेडिकल की लोगों को सहूलियात नहीं है। और इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम अदालतों में देखते हैं, ट्रायल के दौरान जो है वो कैदी अपनी दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं किया जाता। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसको एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास है, जो अशराफिया है, उसके लिए आप देख लें कि पाकिस्तान का कानून भी अलग है, पाकिस्तान के लिए अदालतें भी अलग हैं, उनको जजेस भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको निज़ाम भी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आम कैदी है, जो आम प्रिजनर है, जो आम पाकिस्तानी है, उसके लिए बिल्कुल दूसरा जो है वो सलूक जो है वो किया जाता है और बुरा सलूक जो है वो किया जाता है। अब जिस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को ये सहूलियत दी जा रही हैं, वही एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो MA पास हैं, बहुत सारे ऐसे हैं वो BA पास हैं। तो पढ़ा लिखा होने की बुनियाद के ऊपर सारी सहूलियात जो हैं वो फिर उनको भी दी जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं दी जाएंगी, चूंकि ये इमरान खान साहब हैं, ये जमाइमा गोल्डस्मिथ के साबिक शौहर हैं, ये साबिक वजीर आजम हैं,
इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। ये आज भी पाकिस्तान के जर्नैलों और जजों के लाडले हैं। जज साहबान आज भी बैठकर इनके सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं। तनकीद इन पर इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि ये सबसे बड़े नाके थे इन तमाम चीजों के। दाऊद, अच्छा, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई को अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अपील लगी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करिए कि क्या फैसला किया जाता है। तो क्या फिर आप देख रहे हैं अगर यहां से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन करेगी, रिलीफ देगी? अच्छा, इसमें जाहिर बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस ऑर्डर में जो है ना वो इंटेंशन शो कर दी थी कि ऑर्डर के अंदर ये खामियां हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ऑर्डर जो है वो प्रेजुडिस नहीं था, चैलेंज नहीं था। लेकिन मैं चूंकि पाकिस्तान के अंदर खास करके निज़ाम अदल के अंदर ना कोई आइन के तहत काम हो रहा है, ना कोई कानून के तहत काम हो रहा है, अना और धौंस के तहत काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने धौंस जमाने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो भी किसी कानून को मद्देनजर ना रखें, वो भी किसी आइन को मद्देनजर रखें, वो भी धौंस जमाते हुए जो है वो इमरान खान की सजा मौतली की दरख्वास्त जो है, वो जमानत की दरख्वास्त जो है वो डिसमिस करें, खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्रियाक्रम जो है वो कर लेंगे जिसने तनकीद करनी है। भाई आप खुल के आके बड़े अदब के साथ, अगर मुझे तौहीन अदालत का सामना ना करना पड़े तो उमर ताब नियाल साहब की सरबराही में वो जो 3 रुकनी बेंच था, उन्हें चाहिए था कि वो आते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तरफ से बाकायदा दलाइल दे देते, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर पास किया ये उनको करना चाहिए था, वकालतनामा ही दे देते, आते और आगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो करते। हमने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी आला अदलिया के किसी के सामने कोई ऐसा हुक्म ही मौजूद ना हो और वो उसके ऊपर तबसरा करके नीचे वाली अदालत को आप कह लें कि धमकी अमेज नतीजे में के स्टाइल में पाबंद करें कि अगर आपने फैसला ना किया तो हम इंटरवीन करेंगे। भाई आप कैसे इंटरवीन करेंगे? आपके सामने तो कोई केस ही नहीं है। आपके साथ पाकिस्तान के अवाम का 2016-17 से यही तो मसला चलता आ रहा है कि आपकी मुदाखलत की वजह से, आपके गलत फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो झोलियां उठा के जो है वो बद्दुआएं देता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस सारे निजाम की खराबी की जड़ें जो हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में नजर आएंगी। ठीक है बेग साहब, आपका भी कमेंट इस पर चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा जब चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल की जानिब से बात की गई, उसके बाद मरीम नवाज का भी हमने देखा, उनकी जानिब से तनकीद की गई। नवाज शरीफ ने उन पर बड़ी तनकीद की कि अपना जो करियर है उसको वो दाव पर लगा रहे हैं और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। काफ़ी हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी वो इन कमेंट से काफ़ी नाराज दिखाई दी। मेरा ख्याल है नाराज उनको नहीं होना चाहिए, उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलती रही है अदलिया की तरफ से। अदलिया ने उनको भी बहुत सहारा दिया है। हमारी अदलिया बहुत ज़बरदस्त है, हर दौर में अवाम के खिलाफ फैसले करती चली आई, चाहे जस्टिस मुनीर हो, वो जस्टिस मुश्ताक मौलवी हो, अनवारुल्लाह हो, जस्टिस इरशाद हो, नसीम हसन शाह, मैं कितने नाम लूँ। हर दौर में अदलिया ने पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला किया है। हर दौर में अदलिया ने आमिरों की कासालेसी की है। हर दौर में अदलिया ने आइन में साकिब निसार साहब को भी भूल गए, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी भूल गए, आमिर को नहीं, इफ्तिखार चौधरी ने कुछ गलत नहीं किया था। इफ्तिखार चौधरी बिल्कुल, वो तो बहुत बड़े जबरदस्त आदमी थे वो नवाज शरीफ साहब के लिए, तो वो तो बहुत जबरदस्त था। तो ये हर दौर में हर सियासतदान, एक कोई ना कोई सियासतदान किसी न किसी कोर्ट का लाडला रहा है, सिवाय एक पार्टी के। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अशराफिया को, पाकिस्तान के लीडरों को ये देखना चाहिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं, अवाम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो महंगाई है, जो कुछ सूरत हाल है, वो एक रिएक्शन है, वो एक नतीजा है बाज अहमकाना इक़दामात का, बाज गलत इक़दामात का, बाज गलत सियासी और माशी इस्लाहात का। एक गलत और बाज जगह फैसला ही नहीं किया हमने, तो हशर हमारा ये हुआ है। लेकिन अवाम का क्या कसूर है भाई? अगर आप बिजली चोरी कर रहे हो वापडा के लोगों से मिलकर, वापडा के लोग शामिल है इसके अंदर, और अगर आप रिकवरी नहीं कर पा रहे मुकमुका करके, तो अवाम ने क्या कसूर किया? अवाम क्यों आपको कैपेसिटी टैक्स दें? कैपेसिटी टैक्स तो भत्ता है, बहुत बड़ा भत्ता है। तो मैं समझता ये हूँ कि अच्छा, अदलिया के जो अदालतें भी 56,000 केस उनके सामने हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो एक केस को लेके उसको केस हो ना हो, दरख्वास्त हो ना हो, कहते रहते हैं जाके पूछ कर आओ कैदी कैसा है मेरा, जाके पूछ रहा
कफस कैसा है उसका, और जाके उसको साथ जाते क्यों हो रही है। और मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत तरीके के साथ जवाब दिया है, बहुत तरीके से कहा। और कल अमजद परवेज ने जो आर्गूमेंट दिए हैं जी, मुझे मेरे दिल को लगे हैं, वो जो दलाइल उठाए। लतीफ खोसा तो लिफ्ट में फंसने के बाद आइंदा लिफ्ट में बैठेंगे नहीं, इतना हो गया जी, वो जीने से आएंगे, और जीने से आने में उनको बहुत देर लगा करेगी, तो कोर्ट का टाइम वैसे भी ज़ाया होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि फैसला आज आ जाएगा 2 घंटे के बाद, और मुझे नहीं नजर आता कि खान साहब। ठीक है बेग साहब, एक और अहम मामला है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद आम इंतखाबात अगर वक्त पर हो जाएंगे तो जो महंगाई की सूरत हाल है, हमारी मईशत है, वो बेहतर हो जाएगी। आम इंतखाबात की बात करते हैं। अब जो हम देख रहे हैं कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो हमें इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दे रही हैं कि जो इलेक्शन हैं वो 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं हल्का बंदियों के मामले की तो फिर हमें साफ नजर आ रहा है कि जो इलेक्शन है वो मौजूदा सूरत हाल में तो वक्त पर नहीं हो सकते। ये वो तमाम जमातें हैं जो 16 महीने हुकूमत में रही हैं, तब इन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि अगर नई मरदमशुमारी हो चुकी थी, नई हल्का बंदियां वक्त पर होनी चाहिए। जाते जाते वजीर आजम अगर नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शंस का कह गए हैं तो इसमें तो उनकी बदनीयती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात तो करती है कि वक्त में होने चाहिए इंतखाबात, लेकिन सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, पहले उस पर साइन कर दिए हैं, फिर अब मुकर चुके हैं। तो ये क्या सियासी जो सूरत हाल है ये इन्होंने अपने लिए खुद ही पेचीदा कर दी है? जी बेग साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बहुत कटके आपकी आवाज आ रही है। जो मैं समझा हूँ उसके मुताबिक जी पाकिस्तान का आइन कहता है 90 डेज में इंतखाबात होने चाहिए। अब अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को इसकी हिमायत कर रही, मुखालफत कर रही है, तो मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये भी नहीं है कि मरदमशुमारी हुई या नहीं हुई। मरदमशुमारी अगर हुई थी तो मार्च में उसका नोटिफिकेशन, मेरा सवाल ये है, कोई जवाब नहीं दे पाता इसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले क्यों आया असम्बलियां तोड़ने से, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका मतलब इसमें बदनीयत थी, इसमें ये नियत थी कि इंतखाबात डिले होते रहे। किसने कहा था कहता कौन फैसला करेगा कि इंतखाबात वक्त पे होंगे? इलेक्शन कमीशन करेगा या कोई और करेगा, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हो, कोई भी हो, सबका कहना यह है कि इंतखाबात 90 डेज में होने चाहिए, सिवाय MQM के और मुस्लिम लीग नून के। ये 2 हजरात जो हैं ये लगे हुए हैं कि इंतखाबात को टाइम मिलना चाहिए, ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। लेकिन ANP अब तो JUI भी कह रही है शर्मा का कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। बिल्कुल, हम देख रहे हैं तमाम जमातों की जानिब से शोर किया जा रहा है। जिस तरह आम इंतखाबात 90 दिन में करवाने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हम देख रहे हैं अदालत में चली गई है। आइन में तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिन तरामीम का हवाला दे रहा है वो तो कानून है, वो आइन तो नहीं है। ये दुरुस्त बात है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो इन हल्का बंदियों की जो CCI ने मंजूरी दी है वो उसको एक्सपंज भी कर सकता है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो हैं वो भी नासिर बेग चुगताई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त उसका अहाता कर दिया। मैं एक ना बड़ी अजीब सी बात का ना आपसे पब्लिक से, आवाम से, चुगताई साहब से बड़े अदब के साथ और आपसे ना बड़ा एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे इलेक्शन करवाना चाहते हैं कि जिसको 2 साल के बाद फिर कोई जनरल राहील शरीफ, जनरल फैज़, शुजा पाशा, साकिब निसार, अजमत सईद, ये जज साहबान जो है मिलकर उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दें? अगर तो आप कोई ऐसा इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर तो आपको इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं। फिर तो जिस तरह निज़ाम चल रहा है चलने दें, अवाम जो है वो अपना रास्ता जो है वो खुद मुतय्यन कर लेंगे, चाहे आगे जो भी हुआ। देखिए, जब तक आपने 2018 के इंतखाबात चोरी करने वाले जर्नैलों को, जजों को और सियासतदानों को सजा नहीं देनी तो फिर आपको इंतखाबात करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप इंतखाबात करवाएंगे, एक मुंतखब हुकूमत बनेगी, वो पाकिस्तान को सही ट्रैक पर चलाने डालेगी, तो फिर उसके बाद जज, जर्नैल और सियासतदान जो है वो गठजोड़ करके उस हुकूमत के खिलाफ धरने करवाने शुरू कर देंगे, जाली डॉन लीक्स करवा देंगे, जाली मंशियात के पर्चे दर्ज करवाने लग पड़ेंगे। तो फिर आपको इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? मैं जाती तौर के ऊपर मेरी ये जाती राय है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंतखाबात होने चाहिए जब तक आप माजी के किरदारों को सजा नहीं देते। क्योंकि आप देखें ना, अभी तो आप 2018 को रो रहे हैं, अभी हालिया दिनों में हमने देखा
कि जो पंजाब के अंदर ये असम्बलियां तालीन होने के बाद इंतखाबात करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कैसे कानून से हट के मुदाखलत की। तो जब आप इलेक्शन करवा के एक मैंडेट किसी भी हुकूमत को दे देंगे, किसी भी सियासी जमात को दे देंगे, उसके खिलाफ फिर जब जनरल राही शरीफ जैसे, साकिब निसार जैसे, लेकिन दाऊद साहब देखें, हम जब भी बात करते हैं हम हमेशा सियासतदानों को निशाना बनाते हैं। अभी भी हम बात करें तो एक सियासतदान ही पाबंदे सलासल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। वो सियासतदान आप ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब को सजा होनी चाहिए, फैज साहब को सजा होनी चाहिए, साकिब निसार को सजा होनी चाहिए, उनके इदारे सजा दे सकते हैं या सजा देने देंगे? तो फिर आपको पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। फिर हम सबको चाहिए कि हम आवाम को ये बात खुलकर बताएं कि हम सारे मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अगर आपने जनरल बाजवा साहब से लेके और साकिब निसार, अजमत सईद तक प्रोजेक्ट इमरान खान में शामिल किसी भी बंदे को सजा नहीं देनी, तो हमें इलेक्शन का ड्रामा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कोई ड्रामा नहीं करना चाहिए। मैं आपका कमेंट भी चाहूंगा। सब जनरल जियाउल हक से लेकर आज तक का एहतसाब होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि इंतखाबात 20 साल तक नहीं होने चाहिए। मतलब यही है इसका कि मेरा क्लेम है कि जनरल जियाउल हक अयूब खान से शुरू करते हैं, अयूब खान से आज तक का एहतसाब होना चाहिए, जर्नैलों का, जजों का और जर्नलिस्ट का और ज्यूरिस्ट का, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। इन सबको कटहरे में खड़ा होना चाहिए। इंतखाबात ना कराएं, उसके बाद आप 20-25 साल तक इंतखाबात ना कराएं। कोई इद्दी अमीन वगैरह लाके बैठा दें पाकिस्तान पर, जियाउल हक लाके बैठा दें। एक 10 साल रहा, एक 9 साल रहा, 19 साल तो वही रह गए। बाकी याया खान था, फिर वही आ जाएंगे। इंतखाबात से क्यों भाग रहे हो? क्या कसूर किया? ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग शुक्ताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन में, माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अवाम बिजली के बिल भरने से कासे नजर आ रहे हैं और सूरत हाल यह है कि खराब मुआशी हालत की वजह से हुकूमत और अवाम इस वक्त दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हमारा अशराफिया तबका है जो कि अपनी आदतें और हरकतें बदलने को तैयार नहीं है, अमारात वापस करने को तैयार नहीं है। वापडा खुद बिजली के नुकसानात का जिम्मेदार है। बिजली के तरसीली और अगर तकसीम के नुकसानात की हम पर बात करें तो ये 520 अरब तक पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान का सामना है वो इस वक्त पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई को है, जो कि ये खसारा 152 अरब से भी ज़ायद हो चुका है। इसीलिए बिजली के जो नाजायज़ बिल हैं उन्होंने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अवाम इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो कि 34 करोड़ यूनिट मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इंकशाफ सामने आया है। ग्रेड 17 से 21 तक के जो मुलाजमीन हैं वो सालाना 1 अरब 25 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्रेड 1 से 16 के दरमियान माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की जा रही है। कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान को भी लामहदूद बिजली यूनिट्स फराहम किए जाते हैं और यही हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। और रिटायरमेंट के बाद भी सदर माहाना 2000 यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं और सदर के इंतकाल के बाद सदर की ज़ौजा को भी बिजली के 2000 यूनिट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। एक ऐसे मुल्क की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। हम आए रोज़ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म उनको लामहदूद मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो जजेज़ हैं उनको दौरान मुलाजमत और रिटायरमेंट के बाद माहाना 2000 यूनिट, इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उन्हें माहाना 800 यूनिट और रिटायरमेंट के बाद भी 800 बिजली के यूनिट मुफ्त फराहम किए जाते हैं। दूसरी जानिब PIA ने हुकूमत से फौरी तौर पर 23 अरब रुपए फराहम करने का कहा है। PIA के इस मुतालबे पर वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि फौरी तौर पर ये फ़ंड्स फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। PIA कमर्शल बैंकों से कर्ज का बंदोबस्त कर ले। जबकि डॉलर की बात करें तो डॉलर अब किसी के भी काबू में नहीं रहा। इस वक्त डॉलर मुल्क में तारीखी रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर
302 की तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। और ओपन मार्केट की बात करें तो डॉलर 316 रुपए में इस वक्त फरोख हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप हम ओपन मार्केट और इंटरबैंक में भी देख रहे हैं। इसी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बार हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। आपसे एक हमने बड़ा बुनियादी सवाल भी पूछा था कि कीमतों का तयन करता है या नहीं करता, तो आपने कहा था IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं इंटरनली लिए जा रहे हैं। डॉलर की प्राइस हम देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। जो इजलास इस वक्त हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं दिखाने के लिए कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हम सर जोड़कर बैठे हैं, उसमें रिलीफ की बात तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। बात तो वहां पर यही की जा रही है कि जो इस वक्त बिल्स लोगों को आए हैं उनको पार्शली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कुछ बिल सर्दियों में वसूल कर लिए जाएं, कुछ की किस्तें कर लिए जाएं, यानी कि रिलीफ तो नहीं मिल सकेगा। सो इंडीड एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जितने बिल बढ़ के आए हैं ये हमारी उन दिहाइयों की ओमिशंस एंड कमीशंस बोथ पॉलिसी लेवल पे जो हमने काम किए और कामयाबी से नहीं किए, और शायद उतनी समझ और रिसर्च को बेस करके नहीं किए, और ओमिशंस जो काम हमने नहीं किए कि हमने सारा बिजली का सेक्टर सरकार में रखा, प्राइवेटाइज नहीं किया, टैरिफ का रिफॉर्म नहीं किया, सब्सिडी का रिफॉर्म नहीं किया, अच्छी मैनेजमेंट्स नहीं दिखाई। ये बात तो हमें भी माननी पड़ेगी ना। मतलब IMF को कुछ भी कहना जो है वो तो आसान तरीन तरीका है। मैं कहूँ कि आप मुझे वक्त पे फ़ोन नहीं करते, आपके सवाल ठीक नहीं है, पहले मैं भी तो प्रिपेयर करूँ ना आपके सवालों का जवाब देने के लिए। क्या मेरे पास डिस्को की अच्छी मैनेजमेंट थी? क्या 520 अरब रुपए का नुकसान 2022 में पाकिस्तान के सारे डिस्कोज ने T&D में नहीं किया? क्या 72 अरब उसमें जिस डिस्को को आप अच्छा कहते हैं लेस्को उसने नहीं किया? ये तो हकायक हैं जो आपको फेस करने हैं एज अ नेशन। बट हैविंग सेड दैट, IMF आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आपका जो नेप्रा रेगुलेटर है उसने जो कॉस्ट ऑफ सर्विस का तयन किया है डिस्कोज और जेनकोज की पिटिशन को सुनकर उसको लागू कीजिए। यहाँ तक जरूर IMF इंटरवीन कर रहा है, वरना वो कह रहा है कि एक सर्कुलर डेट है जो बढ़ता चला जाएगा, इसको 2300 के करीब रोकिए, ये भी वो कह रहा है। मुझे बताइए कि मैं आपको ये ना कहूंगा कि भाई नुकसान जो है उसको रोकिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइन लॉसेस कम कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अच्छी किताब लिखिए इन चीज़ों पर। सो ये एक सूरत हाल है। देखें, शॉर्ट टर्म में आपने स्टैगरिंग ऑफ द बिल्स का कहा, ये तो करने ही पड़ेंगे। मतलब मेरे ख्याल में इसमें तो दो आरा नहीं है, इसमें भी ये इतना आसान नहीं होगा करना, इसलिए कि इसमें भी एक IMF के साथ तयशुदा इंडिकेटिव टारगेट है जो ब्रेक हो जाएगा। आपको मालूम है कि आई हैव बीन ऑलवेज proponent of the fact कि पाकिस्तान लेकिन डॉक्टर साहब अगर इतने लॉस में जा रहे हैं, इतनी रिकवरियां नहीं कर पा रहे, तो फिर जो डिस्कोज हैं क्या उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए? क्या हाल फिर ये है जो निगरान हुकूमत है इस वक्त, फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो तो सिर्फ इंतखाबात कराने आए थे, तो वो अभी अब हमको कैसे रिलीफ देंगे? सो एक तो बात यह है कि निगरान हुकूमत को जो जिस माइंडसेट से आई थिंक चलना है और शायद चल भी रहे होंगे वो ये कि ये 3 महीने की नहीं एक्सटेंडेड है, ये एम्पावर्ड है। एस्टैब्लिशमेंट कल भी देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा एक क्लियर बयान था कि वी स्टैंड विद यू टू डू द इकोनॉमिक चेंजेस दैट यू नीड टू डू। अब इससे आगे बढ़ के क्या बात की जा सकती है? देखिए ना, अब इसके बाद तो फिर मैं वही बात कहता हूं कि डिलीवरी तो सिविलियन गवर्नमेंट्स ने ही करनी है, चाहे वो पॉलिटिकल इन नेचर हो या इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि ये क्यों लंबा है या क्यों छोटा है, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो हमें इस पे अमल करना है। इनके पास कोई चारा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की डे टू डे फायर फाइटिंग का जो इस वक्त आंसर पूरे मुल्क में एक डिसरप्शन की वजह से करना है, वो हमें करना है और वो हो सकता है। कुछ IMF से गुफ्तगू कीजिए कि ये 200 और 300 की स्लैब है, यहाँ तक इनको प्रोटेक्ट करें ताकि ये जो इस वक्त ये वाले वल्नरेबल 65-70% डोमेस्टिक कस्टमर है इसको संभाला जा सके। 400 तक के जो हैं उन पे भी अगर कोई GST 2-4-5% वेरी करके बजट में और गुंजाइश पैदा की जा सके तो कीजिए। फिजिकल स्पेस में रहते हुए जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबली ये काम कीजिए, पर साथ साथ ये भी कीजिए कि यार डिस्कोस की मैनेजमेंट तब्दील कीजिए ना। आपको किसने रोका है? अब आपके तो कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, आप अच्छे लोग लाइए वहां पे। आप प्राइवेटाइजेशन और प्रोविंशियलाइजेशन अच्छा एक कदम है, जाइए उसकी तरफ। सबसे बड़ा रिफॉर्म ये है कि आप कहिए कि अगर हेस्को या पेस्को या लेस्को या जहां पे भी ज्यादा नुकसान है उसका नुकसान भरने के लिए आपकी कीमत ज्यादा होगी, और जहां पे कोई अच्छा चला रहा है
वहां पर कीमत ठीक है वो कम होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम एक बहुत बड़ा इशू है सोशल मीडिया पर, उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको बहुत ज्यादा मराहत मिलती हैं, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत हर सूरत जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं उनकी फराहमी बंद करें, क्योंकि जब हालात खराब हैं तो फिर सबको मिलकर सोचना होगा, बिजली चोरी रोकनी होगी। आप क्या तजावीज़ देते हैं कि जिससे बिजली की कीमतें एक तो कम हो सकें, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन की जिनको यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, तो उसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन तो ऐसे नहीं हैं जिनकी कोई लाखों में सैलरीज हैं, अगर उनसे आप यूनिट्स ले लेंगे मुफ्त वापस तो फिर उनको आपकी सैलरीज उनकी बढ़ानी पड़ेंगी। तो सही कह रहे हैं आप। मेरा इस पे एक ओवर आर्चिंग व्यू है और वो मैंने सरकार में रहते हुए उस पर काम भी किया है। वो ये है कि हमने ये किया कि 20, 21, 22 को जो ग्रेड के मुलाजमीन थे उनको गाड़ी मिलती थी, तो हमने कहा कि गाड़ी की बजाय आप 50,000, 75 और 90 रिस्पेक्टिवली पैसे ले लें, और उसके बाद आपका पेट्रोल, आपकी गाड़ी, आपका ड्राइवर, आपकी ट्रांसपोर्ट, आप ये कर लीजिए। इसी तरह देखिए, ये पे एंड पैकेज का एक हिस्सा बनी हुई हैं। इन चीज़ों को एक अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी है, मोनेटाइज कर दीजिए कि नियो के मतलब आप एंकर, आप किस तरह दफ्तर आते हैं, आप किस तरह काम करते हैं, ये आपका वो है, आपको एक सैलरी मिलती है, उसमें आपने आकर एज एन एंकर काम करना है। अब मैं आपको कहूँ नहीं मैं आपको गाड़ी भेजूंगा, मैं आपको पेट्रोल दूंगा, मैं आपकी बिजली दूंगा, इस चीजों से निकल जाइए। ये पुराने जमाने में ऐसा होता था। अगर उसका टोटल बिल भी देख लें तो इस वक्त जो उसका बिल कैलकुलेट हो रहा है वो 8 से 11 अरब रुपए का है। चले मैं ये भी मान लेता हूं कि ये बहुत एक बढ़ा हुआ बिल है, पर इसको कंपेयर कीजिए 520 अरब के नुकसान से। इसको कंपेयर कीजिए कि जो आईपीपीज के मुआहदे हैं, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि जो सीपैक के अंडर अभी जो चाइना के साथ ये जो हमारे, मेरा ख्याल है कि अगर मैं एग्जैक्ट नंबर याद करूं तो ये कोई 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं 10-11 हज़ार मेगावाट पे। इन पे जाके जो डेट को संभालना है उसको संभालिए, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। तो अगेन ये जरूरी है कि ये सारे काम करें। कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए आप ये भी करें जिसकी हमने गुफ्तगू की है, मोनेटाइज कर देना। पैसे तो उनको देने पड़ेंगे क्योंकि ये उनके सैलरी का पैकेज है। अगर कोई आप एज एन एंकर आपके उनके साथ तय चीज है तो अगर वो आप कहेंगे नहीं अब मैं ये विड्रॉ करता हूँ ये फैसिलिटी, तो आपको कोई और फैसिलिटी दें। सो बिल्कुल ठीक है ये बात। वो लोगों को इस वक्त कौम के साथ बड़ों को, मैं ये लफ्ज नहीं यूज करता, कोई बड़ों को खड़ा होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट, और इंशाल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब एक और बड़ा अहम मामला है, जिस तरह पीआईए की जानिब से हम देख रहे हैं कि कहा गया है वजारत खजाना को कि 23 अरब उन्हें फराहम किए जाएं, तो पीआईए को भी हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि खसारे में चलती है। तो पीआईए कब तक आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी, जाना चाहिए, कब ये मामला भी सॉर्ट आउट होगा? हुकूमत क्यों इतने खसारे वाले इदारे चला रही है? देखिए, आई थिंक कि ये जो इतने बड़े फैसले हैं, ये अब वक्त वो है कि जो सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं ना मुल्क के, एंड लेट मी से कि वो कौन है, वो एस्टैब्लिशमेंट है, वो जुडिशरी है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, और वो पॉलिसी मेकर्स या वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये समझ रखते हैं कि करना क्या है। इनको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टील मिल को प्राइवेटाइज करते हैं और वो चैलेंज हो जाता है फैसला, और स्टील मिल फिर आज से 15-20 साल पहले वापस चली जाती है और नहीं होती, तो आज उसका हाल देख ली। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन में सवाए इसके कि कॉम्पिटेंस की हर्डल्स हैं। हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं है प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ये काम करने की, लेट्स बी ऑनेस्ट। दूसरी हर्डल ये है कि ये अदारे के सारे एम्प्लॉइज खड़े हो जाते हैं। इनको भी समझाना पड़ेगा कि भाई जब टेलीकॉम प्राइवेटाइज हुई तो आगे बढ़े ही हैं नौकरियां। पीटीवी से जब 25 और चैनल बने हैं तो आप जैसे एंकर्स की नौकरियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। बी वेरी क्लियर। बट आखिरी बात यह है कि इनको प्रोटेक्शन भी तो देनी पड़ेगी ना लॉ में, क्योंकि आप मुझे कहें कि मैं आके इस वक्त पीआईए बेचूं, आपको मुझे प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी एज अ प्रोफेशनल, कि मुझे बाद में आप सारी जिंदगी ये नहीं पूछते रहेंगे कि मैं क्या करता रहा हूं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साथ बैठना पड़ेगा उन ट्रांजैक्शन में, उसको मॉनिटर करें, पर बाद में मुझे ना पूछें, इसलिए कि मेरे जैसे लोग तभी काम करने को आएंगे जब उनको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में खुलकर अपनी सलाहियत को कर लाने का और मुल्क के लिए
यूज करने का मौका मिलेगा, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाए। ये जब सारा एम्बियंस बनेगा तो पीआईए को होगा, पीआईए इन द शॉर्ट रन बहुत ट्रबल में है। मुझे थोड़ी सी घबराहट है उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एक ऐसी लीकिंग शिप है जिसको सेल रखने के लिए ऊपर से पानी यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज डालने पड़ते हैं। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज जो है वो स्मार्ट इनफ हैं टू हैंडल दिस। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह महीने की आखिरी तारीखें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम सुन रहे हैं कि एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा फिर से होगा, बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। पहले ही हम महंगे जरिए से बिजली बना रहे हैं, इस पर आप क्या समझते हैं, क्यों काम नहीं किया जाता? शॉर्ट टर्म में जो आप कर सकते हैं बिजली की कीमत को कम रखने के लिए, जिसमें गैस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो गैस इस वक्त IPPs ये जो कैप्टिव पावर को दे रहे हैं, मेरा ख्याल है इसको मूव करना पड़ेगा, तो आप एफिशिएंटली बिजली बना सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है। डॉलर पर मैं आपका शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कितना मजीद डॉलर ऊपर जाएगा? इस पे कोई मैं कभी भी कमेंट नहीं करता डॉलर की मूवमेंट पे, पर जो राइट पॉलिसीज हैं जिसमें हमें डॉलर का इनफ्लो बढ़ाना है ताकि डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से मुल्क को निकाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आप करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एशिया कप का आगाज होने जा रहा है और अब सिर्फ एक दिन बाकी है। कल पाकिस्तान और नेपाल की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। अफगानिस्तान की टीम भी इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान वनडे रैंकिंग की नंबर 1 टीम बन चुकी है। अब कौमी शाहीन इस नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखते हुए एशिया कप में अपनी धाक बिठाएंगे और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़े ही अच्छी स्पिरिट में एशिया कप में जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने भी इस उम्मीद का इजहार किया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे की नंबर 1 टीम है, लिहाजा एशिया कप और वर्ल्ड कप भी हमारी किस्मत में होगा। दूसरी जानिब स्विंग के सुल्तान और साबिक कप्तान वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि जीत पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। इस टीम से मुकाबला अब भारत समेत किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा और ये बात दुरुस्त भी दिखाई दे रही है क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं इस वक्त एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में नमूदार होने वाले हैं। शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं और हारिस रऊफ पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जो पेस अटैक है उसके हर जानिब चर्चे हैं। अक्रॉस दी बॉर्डर हम देखते हैं कि डेली डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान का जो पेसर अटैक है, रफ्तार और स्विंग के बायस जो पाकिस्तानी पेस अटैक है उसको एशियन कंडीशन में भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉलिंग अटैक करार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से हम फुटबॉल के मैदान में देखते हैं या हॉकी के मैदान में देखते हैं, अब क्रिकेट के मैदान में भी जो कार्ड दिखाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये तजुर्बा वेस्ट इंडीज़ में जारी कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच के दौरान अंपायर की जानिब से खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर भेज कर किया गया है। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद अवैस ने। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तानी टीम जिस तरह से फतूहात समेट कर एशिया कप में जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त टीम का इस वक्त मोराल है। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, आपको पता है कि बड़े राइट टाइम पे पाकिस्तान ने पीक पकड़ी है, खास करके अफगानिस्तान सीरीज इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान की क्योंकि नंबर 1 स्पॉट पे पाकिस्तान को आना था और अफगानिस्तान ने भी आपने देखा कि थोड़ा बहुत टफ टाइम पाकिस्तान को दिया था, चाहे वो दूसरे वनडे मैच की आप बात करें जिसमें ऑलमोस्ट अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही थी कि वो एक जलब स्क्वाड पे जिस तरीके से फास्ट बॉल पेस बैटरी पाकिस्तान की आपको पता है कि हमेशा जानी जाती है, उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया था अफगानिस्तान ने। लेकिन लॉन्ग स्पेल्स हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान सीरीज अभी ख़त्म की। अनफॉर्चुनेट है कि आपके पास ज़्यादा वक्त था नहीं, ना ज़्यादा सीरीज थी कि आप उसके अंदर स्क्वाड को चेंज कर सकते, प्लेयर्स को यूटिलाइज कर सकते, चेंजेस कर सकते। यहाँ पर अब आप एशिया कप में आ चुके हैं। एक अच्छी चीज़ है कि साउथ शकील को यहाँ पर मिडल ऑर्डर के लिए स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि आपको चाहिए था ऐसा बैट्समैन जो कि स्टेबलाइज कर सके आपकी इनिंग्स को। तैयब ताहिर अनफॉर्चुनेट था, मुझे था कि शायद उनको खिलाया जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फायर पावर चाहिए। जिस तरीके से उसने परफॉर्म भी पाकिस्तान ए के लिए किया तो वो एक बड़ा अच्छा फॉर्म में आपको नजर आ रहे थे यहाँ पर। लेकिन एक अच्छा स्क्वाड है पाकिस्तान का, जेलफ स्क्वाड आपको नजर आता है। पाकिस्तान की पेस बैटरी आपको पता है कि उसके बारे में बार बार लोग बात करें कि जो 30 ओवर्स हैं जो पाकिस्तान की पेस बैटरी के वो डेडली होंगे किसी भी टीम के लिए। फ़हीम अपना आप बात करें, नसीम शाह की बात करें, शाहीन की बात करें, ट्रॉफ की तो इफेक्टिव होंगे यहाँ पर। लेकिन जो आप एक ब्रेक में रेड कार्ड की बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच में, अगर ये चीज़
रेड कार्ड वाली स्टार्ट हो तो आपको पता है कि आधी टीम तो आपके बाहर बैठी आधी टीम, ठीक है। अच्छा वैसे जिस तरह से 4 मैचेस तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हैं, बाकी पाकिस्तान टीम श्रीलंकन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा भी उन्होंने रिसेंटली क्रिकेट खेली है, तो इसका हम एक एज के साथ जा रहे हैं एशिया कप में। देखिए एक चीज तो मैं थोड़ा सा पिच के बारे में कहना चाहूँ कि आपको पता है पिच के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस के अंदर थी। बहुत स्लो विकेट थी, आसान नहीं था बैट्समैन के लिए स्कोर करना, और जब ऐसी विकेट्स होती है ना तो जो चार्म होता है ओडीआई का, वैसे ही आपको पता है अनफॉर्चुनेट है हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, ओडीआई आपका ज्यादा रखड़े में जा रहा है, सो लोग कम देखते हैं ओडीआई को, तो वो चीज फिर खत्म कर देता है इसके अंदर। आपको विकेट्स का जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ तब्दील यहाँ पर करना पड़ेगा। मुझे पता है इतना टाइम नहीं है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास भी, लेकिन कुछ मैं कहता हूँ इसको करें, क्योंकि अगर ऐसी डेड विकेट्स हुई तो वो चार्म जो सा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सारी टीम्स की बात करें तो अगर मैं बात करूं श्रीलंका की बात करूं, अगर मैं बात करूं आप बांग्लादेश की बात कर लें, चलिए श्रीलंका स्पेशली, मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं, अपने हमेशा डोर नॉक करते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि उनकी जो स्पिन ट्राई है वो बड़ा तगड़ा आपको नजर आता है। वैसे अगर आप पाकिस्तान वगैरह की बात करते हैं तो पेस बैटरी आपको नजर वहां पर आती है, तो जब पेस बैटरी आपको नजर आती है तो वो चाहती है सपोर्ट भी हमें मिले कुछ विकेट से, तब जाके आप रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स ले सकते हो, जो कि हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान को 300 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, चेजिंग के अंदर पाकिस्तान को एक एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी। जब आप श्रीलंका के खिलाफ, जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे वो विकेट्स ऐसी थी, वहां पर मैंने भी थोड़ा कहा कि यार एग्रेशन आपको नजर नहीं आया, लेकिन एग्रेशन कहां से नजर आएगा, विकेट इतनी मुश्किल थी वहां पर, 3 साढ़े 3 रन पर ओवर, जो 4 रन पर ओवर वो भी आपने देखा होगा कि मुश्किल से हो रहे थे। क्योंकि अगर एक चीज रियलाइज करें मिडिल ऑर्डर की स्पेशली, मैं कहता हूं कि आपने डॉट बॉल्स के बजाय आपने रोटेट द स्ट्राइक पे ज्यादा फोकस करना होता है कि आप मेंटेन करके रखते हो अपनी एवरेज को। अगर हम डॉट बॉल्स पे जाएंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पे आते ही आता है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर है वो आपके डाउन दी ऑर्डर पे आता है, जो कि आपको हर्ट। लेकिन ट्रिकी चीज है यहाँ पर कि पाकिस्तान किस तरीके से एशिया कप का स्क्वाड खिलाता है, क्योंकि आपको पता है इफ्तिखार पे भी बात हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा तैयब ताहिर पे होती है, साउथ शकील भी, आगा सलाम भी मौजूद हैं, तो बड़ा ट्रिकीनेस है यहाँ पर कि मिडिल ऑर्डर स्पेशली जहाँ पर आपको फायर पावर चाहिए उनसे वो जगह, और खुसूसन उस वक्त जब हम देखते हैं जिस तरह से अभी हमने देखा कि फखर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर मिडिल ऑर्डर पर भी एक प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए फखर जमान की तो आपको पता है कि अगर ओवरऑल मैं कैरियर देखूं तो इनकंसिस्टेंसी जरूर रही है, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी में आते हैं तो उनसे डेंजरस बैट्समैन कोई नहीं। आपने देखा होगा जो है वो वर्ल्ड कप जो दुबई में था उसमें भी आपने देखा है कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को मारा था, राइट टाइम पे अगर वो पीक कर जाएं तो उनसे ज्यादा डेंजरस बैट्समैन नहीं होता। ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इनिंग्स के लिए, और इमामुल हक बड़ा अच्छा फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे फखर जमान को भी मैं कहता हूँ कुछ फायर पावर यहाँ दिखाना पड़ेगा। आपका ओपनिंग मैच कल है नेपाल के खिलाफ मुल्तान में, और मुल्तान आपको पता है हंटिंग ग्राउंड अच्छा रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। बात करें, चाहे मैं पाकिस्तान नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा रिजवान के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा ग्राउंड वो रहा है, यहाँ तक कि फखर के लिए बड़ा अच्छा वो ग्राउंड रहा है। मुल्तान सुल्तान आपको पता है बड़ा तगड़ा वहां परफॉर्म करती है, रिजवान के लिए अच्छा एक हंटिंग ग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का नेपाल के खिलाफ मैच है, जरूर वो नॉन टेस्ट नेशन है, लेकिन नॉन टेस्ट नेशन भी आप इजी नहीं ले सकते। आपने अफगानिस्तान को देखा कि वो ऑलमोस्ट टफ टाइम दे गए थे आपको। सबसे बड़ी चीज है कि चाहे वो T20 मैच था, न्यूजीलैंड को यूएई ने हराया दुबई के अंदर, तो ये चीजें जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैकएंड पे चलती रहती हैं कि नेपाल ने हाल थोड़ा पीक पकड़ा है। ठीक है अवैस, जिस तरह से अभी एक कमेंट किया वहाब रियाज ने नसीम शाह से मुतालिक कि नसीम को मैच जितवाने चाहिए, तो मैच तो हमने देखा कि वो हमें जितवा ही रहे हैं एज अ बॉलर भी एज अ बैट्समैन भी, तो क्या वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि बॉलिंग के हवाले से नसीम को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए नसीम शाह आपको पता है कि अगर मैं उनके पूरे कैरियर की बात करूं तो वो बेचारे इंजरी प्रोन कैरियर उनका रहा है, क्योंकि उनका एक तो बॉलिंग एक्शन भी ऐसा है कि जिसपे ज्यादा बैक के ऊपर आपका जोर वगैरह आता है, और पेस बैटरी भी आपकी यंग फास्ट बॉलर है, अभी उनका कैरियर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत से मैचेस हैं जो अनएक्सपेक्टेड मैचेस थे, क्योंकि अब तो मैं कहता हूँ कि शायद जो अफगानिस्तान है खास करके उनकी स्वीडिश बन चुका है, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं नसीम शाह हमेशा उनके खिलाफ। और लड़के ने, मुझे आज भी याद है, देखें वहाब भाई की अगर बात करूं, वहाब भाई भी ऐसा ग्रेट फास्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के, ऐसा सीनियरिटी ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि मैच आपको ज्यादा फोकस करना है जिताने पे, क्योंकि वो प्राइम फास्ट बॉलर है आपका। आपको याद हो जब वर्ल्ड कप के अंदर आपके पास मौजूद नहीं थे शहीनशाह अफरीदी, सारा का सारा जो दारोमदार था वो आपका इनके नसीम शाह के ऊपर घूमता था, और वो लड़के ने परफॉर्म करके आपको दिखाया। चाहे वो आप इंडिया मैच की बात करें, उसने स्ट्राइक फास्ट बॉलिंग आपकी संभाल के रखी है, और ऐसा स्ट्राइक फास्ट बॉलर जिसको कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे आपके लिए विकेट्स लेता है, और यहाँ तक कि रन स्कोर वो रोकता है। नसीम शाह के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो बात आपसे की ना कि आपका एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की
करूं तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऑन अ लाइटर नोट रॉबिन स्टेज मैचेस इसलिए ज्यादा सूट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा लेट जाना जाता है उठने पे। जब बड़े टूर्नामेंट हम बात करें में कहीं ना कहीं झटके लगते हैं, अल्लाह ना करे कि सवा झटके लगे, इंशाल्लाह हम जीतें इंशाल्लाह। पाकिस्तान खास करके अपनी पेस बैटरी को बड़ा तरीके से ठीक है वैसे जिस तरह से मजमूई तौर पर अगर हम पाकिस्तान टीम की इस साल की परफॉर्मेंस को देखें तो बड़ी ज़बरदस्त रही है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं वो रहती है तो फिर ही हम जीत पाते हैं। एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरह जब अजीत अगारकर से पूछा गया कि पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, उनको जो इंडियन टीम है किस तरह से, जो बैट्समैन है किस तरह से डील करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि विराट कोहली विल टेक केयर ऑफ देम। तो पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक का प्रेशर है वो तो हमेशा हमने देखा है हिंदुस्तानी बल्लेबाजों पर। देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेलते हैं, किसी भी स्टेज मैच पे खेलते हैं, तो ये वो मैच होता है जिसमें आपका कैरियर बनता भी है। दोनों टीम्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपका कैरियर तबाह भी होता है। बहुत से लोग हैं जो वापस आते नहीं टीम के अंदर, चाहे बालाजी की बात करूँ, जिन प्लेयर्स की मैं बात करूँ, आज तक वो वापस टीम में आई नहीं है इंडिया के अंदर बात करें। रहा सवाल पाकिस्तानी पेस बैटरी का, तो आपको याद है रोहित शर्मा से भी सवाल किया गया था, हु इज द डेंजरस फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान। तो रोहित शर्मा ने कहा था हंसते हुए कि भाई नहीं मैं नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि आप लोग एकदम जो उनसे इसको उछाल देते हो मामले को। पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट आपने देखा होगा कि अगर इंडियन स्पेशली राइट आर्म बैट्समैन की मैं बात करूं तो जो शहीनशाह अफरीदी का जो प्लस पॉइंट है वो एंगल जो इन करते हैं, इन कटर लेके आते हैं, खास करके जो बॉल को, नई बॉल को वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है इंडियन फास्ट बैट्समैन के दिमाग में। वो एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बन चुका हुआ है। आपने रोहित शर्मा को देखा होगा, अजिंक्य रहाणे को भी आपने देखा होगा इन स्विंगिंग पे वो तरीके से अपना ओपन होता है। शुभनाम गिल पे इस दफा बहुत ज्यादा टीम रिलक्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनके आईपीएल में भी देखा है, उनके बाकी मामलात में देखा है, वो भी कुछ स्ट्रगल करते हैं। और खास करके जब तेज इन स्विंग डिलीवरी आ रही हो शहीनशाह अफरीदी की, नसीम शाह की, तो स्ट्रगल जरूर करते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज होती है जब आप, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान को देखा था, बड़ा केयरफुली उन लोगों ने पाकिस्तानी पेस बैटरी को हैंडल किया था। ठीक है, तो प्रेशर में आप फास्ट बॉलर आपका आता है, तो मैंने वही बात की कि जो आपके लीडिंग फास्ट बॉलर हैं उनको प्रेशर को अपना जो उनसे एक्सेल करना आना चाहिए कि मैंने किस तरीके से करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ सेशन थे। कल से एशिया कप शुरू होने जा रहा है और अब देखना यह कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अफसोसनाक ये मनाजिर हैं रावलपिंडी में, दिन दिहाड़े वाकया पेश आया जहां डाकुओं ने राह चलती खातून को दबोचकर तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे हरासा किया और ज़मीन पर गिराकर उसका पर्स छीन लिया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं न्यूज़ स्क्रीन पर। थाना वारिस का इलाका बताया जा रहा है, महल्ला हुक्मदार, जहां पर बुर्का पोश खातून अपने घर से वालिदा के घर पर जा रही थी कि गली में मोटरसाइकिल सवार जो डाकू हैं उन्होंने खातून को वहां पर अकेले देखा तो उसको घेर लिया। डाकुओं ने खातून को पहले दबोचा, फिर उसके पर्स से जो तलाई जेवरात हैं, मोबाइल फ़ोन है और जो भी उनके पास कैश उस वक्त मौजूद था वो निकाल लिया। खातून की जानिब से जब मज़ामत की गई तो फिर उस पर हमने देखा कि डाकुओं ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, हरासा किया और टांगे मारकर नीचे भी गिरा दिया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और मुल्ज़िमान फिर उसके बाद मौके से असला लहराते हुए फ़रार हो गए। इस वाक़े की CCTV फुटेज सामने आई है। खातून के साथ जो डाकू दस्त दराजी कर रहे हैं, डकैती के जो वाज़े मनाजिर हैं ये देखे जा सकते हैं। इसके बाद थाना वारिस खान पुलिस ने इस मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया है। वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है और CPO रावलपिंडी ने इस खातून से डकैती की वारदात का नोटिस देकर SP रावलपिंडी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और पुलिस के मुताबिक जो मुल्ज़िमान हैं, CCTV फुटेज जो इस वक्त सामने आई हैं उसके थ्रू कोशिश तो ये की जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम आए रोज़ देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनकी बात हमेशा तो बात की जाती है कि कराची में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ ये कराची में नहीं है, ये लाहौर में भी है, रावलपिंडी में भी हैं। जगह जगह जब CCTV कैमराज वहाँ पर लगे होते हैं तो इस तरह की वीडियोस मंजर यहाँ पर आ जाती हैं। अगर हम सिर्फ लाहौर के फिगर्स की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ में लाहौर में सिर्फ 98 मोटरसाइकिलें चोरी होने के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो शायद पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी एक सवालिया निशान है। पुलिस को चाहिए कि जो उनके पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उन पर भी सख्ती की जाए और इस हवाले से जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर फराहम करना चाहिए। ख़वातीन अगर घर से अकेली निकल रही हैं तो इस तरह के वाक़यात होना ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है और आई थिंक इस पर काम होना अब ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला है जो आपके साथ शेयर करेंगे। की नन्ही फातिमा कत्ल केस के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि जो बासर अफराद हैं वो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और हम डे 1 से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर वो लोग थानों में मौजूद हैं, जेल में मौजूद हैं तो उनको वहाँ पर भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पीर असद शाह की एहलिया है हिना शाह, उसको भी गिरफ्तारी से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो ज़ेरे तफ्तीश साबिक SHO थे रानीपुर, जो वहाँ पर हम देख रहे थे डॉक्टर को भी
भी हिरासत में लिया गया था, कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो 8 रोज हिरासत में रखने के बाद उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिन पर सहूलतकारी, गफलत बरतने समेत दीगर इल्जामात हैं। और यह कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर अब इन्हें किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। लेकिन जब यह खबर हमने देखा दोबारा से मीडिया पर चली, हमारे चैनल पर चली, तो उसके बाद खैरपुर पुलिस की दौड़ें लग गई। मुलजिमान को दोबारा से हिरासत में लिया गया, थाने के अंदर उन्हें बिठाया गया, मुलजिमान के बैठे हुए दोबारा से वो फुटेज जारी की गई। तो इससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई साहम केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। हम डे 1 से पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन शायद इस पर काम नहीं किया जा रहा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नौशेर फिरोज वाला से आबिद जफर तूर, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आबिद, कल मीडिया पर खबरें चली कि फातिमा कत्ल केस में जो 4 मुलजिमान हैं उनको रिहा कर दिया गया था। बहुत हसास ये केस है, बहुत इस पर बात हुई है, इस बारे में बताएं ऐसा क्यों हुआ है? जी अनवर, मैं आपको बताता चलूं, ये जो अफसोसनाक 14 अगस्त को रोनमा हुआ था नन्ही फातिमा का, ये जो रानीपुर के पीर थे असद शाह, जिनकी तरफ से दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उन्हें कत्ल कर दिया गया था। इसके पादाश में इनके जो 4 जो मुलजमान थे, जिसमें MS और डॉक्टर और एक ड्राइवर और एक कंपाउंडर थे और एक SHO, इनको जो है ना वो इसकी पादाश में गिरफ्तार किया गया था। तो जैसे ही वो इनकी जो एक हमें जराए से मालूम हुआ है कि एक ऑफिसर हैं आला, उनके साथ इनकी कोई डील हुई है, तो उस डील के मुताबिक इनको रिहा किया गया था। लेकिन जैसे ही हमारे चैनल्स पर वो खबरें नशर हुई हैं और वो चली हैं, तो उनको दोबारा जो है ना वो खैरपुर पुलिस की दौड़ें लग गई और वो पुलिस ने उन्हें जो है ना वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इसका तो फिर साफ मतलब हम ये देख रहे हैं कि बहुत बासर अफराद वहां पर मौजूद हैं जो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी इतलात हैं, और मैं चाहूंगा आप ये कंफर्म कीजिएगा कि जो पीर असद शाह हैं वो अपना मोबाइल कोड पुलिस को फराहम नहीं कर रहा। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में उनकी तौसीब भी हुई थी, तो जिस्मानी रिमांड पर भी अभी तक फ़ोन उनसे नहीं लिया गया, फ़ोन को डिकोड पुलिस नहीं कर पा रही। जी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फातिमा वाला केस है, इसमें ये जो आज इनकी रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनका जो है ना वो मुकम्मल हो गया है। जबकि इसमें मैं आपको मजीद बताता चलूं कि जिस्मानी रिमांड के मुताबिक आज उनका जो मोबाइल है वो भी पुलिस के हाथ लग गया था और उसने जो है ना वो पुलिस ने तफ्तीश मजीद शुरू कर दी है। ठीक है, और रानीपुर की हवेली से अब तक क्या इतलात हैं, कितनी बच्चियों को बाजियाब कराया गया है? क्योंकि इतलात मौसूल हो रही थी और भी बच्चे बच्चियां वहां पर मौजूद हैं, और असद शाह की जो अहलिया है उनकी जमानत की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, उन्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जी वो अभी तक खैरपुर पुलिस और DIG सखर, इसमें हिना शाह जो असद शाह की अहलियां हैं और पीर फयाज जो जिनके हाथ में फातिमा की वालदा ने फातिमा का हाथ दिया था, वो भी अब तक ताल गिरफ्तार ना हो सके हैं। जबकि फातिमा कत्ल केस के मुलजिम पीर असद शाह को आज खैरपुर की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। 3 बार मुलजिम का रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम को जेल भेजने का इम्कान है। पुलिस के मुताबिक ताहाल तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। मजीद मैं आपको बताता चलो, रिमांड के लिए दरखास्त दायर करेंगे, आलाए कत्ल मुलजिम से कुछ बरामद ना हो सका। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि मकतूला फातिमा के वालिदैन को मुलजिम असद शाह की अहलिया की जो चच्ची हैं उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। फातिमा की वालदा और केस की मुद्दई शबनम की न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि हिना शाह फोन करके हमें मुसलसल धमकियां दे रही हैं, कहती हैं हिना शाह पर हाथ हल्का रखो वरना तुम्हारी खैर नहीं, असद शाह तक ही रहो, हिना पर कोई बात ना करो। तो जबकि इस हवाले से आबिद अभी पुलिस का क्या मौकिफ है? जी पुलिस का अभी तक यही मौक़िफ़ है, पुलिस ने यही कहा है कि हम इस केस को मजीद जो है ना वो तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे ही कोई मजीद अपडेट आएगी हम मीडिया को भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो केस में नामजद जो इनकी पीर असद शाह की जो अहलिया है हिना शाह, उनकी जमानत की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? पुलिस उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? उनकी जो अभी अरेस्ट है उसमें ताखीर क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि 2 रोज कबल 2 निगरान सूबाई वजीर कानून सिंध मोहम्मद उमर सुमरा और सेहत के जो निगरान सूबाई वजीर थे साद नियाज, इन्होंने 2 रोज कबल यहाँ का इनके गांव का दौरा भी किया था और दौरे के दौरान इन्होंने फातिमा के जो लवाकिन थे वर्षा थे उनसे जो है ना ताज़ियत का इजहार किया और उन्होंने कहा था कि वजीर कानून सिंध मोहम्मद उमर ने के 24 घंटे के अंदर जो है ना वो अपना कानून हरकत में आएगा, पीर असद और हिना शाह गिरफ्तार होंगे। लेकिन 36 घंटे का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक वो गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा नुशरफ फिरोजवाला। आबिद जफर तूर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। इस केस के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो बासर शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं वो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं, और इस हवाले से जो पीर असद शाह की अहलिया हैं हिना शाह, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी ज़मानत की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और उनकी अहलिया को इस वक्त पुलिस ट्रेस करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई है वो ठीक से नहीं की जा रही, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, पीर असद शाह के भाई को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और साथ ही साथ जब मीडिया पर खबर चली है तो फिर हमने देखा कि फातिमा कत्ल केस में जो 4 मुल्जिमान थे जिनको रिहा कर दिया गया था, और यही कहा जा रहा है कि कुछ साजबाज किया गया था, कुछ सेटिंग करके उनको रिहा किया गया था, उनको एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है और दोबारा से फुटेज बनाकर मीडिया को दी गई है कि दोबारा से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो बहुत सी बासर शख्सियात वहां पर मौजूद हैं जो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हमें दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का मौक़िफ़ जो इस वक्त सामने आ रहा है, उनका बताना है कि इस पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें पीर असद शाह की अहलिया की, हिना शाह की, तो उनकी ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक। तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब बनती है, वो इस वक्त बैरून ममालिक में मुकीम है, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं वो सोसाइटी में अपना मुस्बत हिस्सा भी डाल रहे हैं। कनाडा में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं जो कि वहाँ की सोसाइटी और तारिकीन वतन की रहनुमाई में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कैनेडियन से नजम हसन को 25 कैनेडियन कैटेगरी में मुमताज़ कैनेडियन इमिग्रेंट एम्पावरमेंट के हवाले से अवार्ड हासिल करने वाले ये वाहिद पाकिस्तानी बन गए हैं, और ये अवार्ड उन अफराद के लिए है जिन्होंने मुल्क में तारकीन वतन और नए आने वालों को बाइख्तियार बनाने के लिए वहाँ पर जो कम्यूनिटी है उनके लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम देने पर दिया जाता है। आज हमारे साथ नजमुल हसन मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तानी को अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है, तो कब आपने कम्यूनिटी सर्विस में अपना हिस्सा डालना शुरू किया, कब इसमें पार्टिसिपेट किया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का, जिसने इस अहम मौके पे लाइव लिया है। देखिए, हम लोग यहाँ कनाडा में काफ़ी अरसे से कम्युनिटी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और नए आने वालों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक काफ़ी अरसा हो गया है हमें, और ये एक बड़ा अवार्ड हमें दिया गया है टॉप 25 कैनेडियन में, और उनमें से चुना गया है मुझे कैनेडियन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि कनाडा में कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं और नए आने वालों के लिए रास्ते हमवार करते हैं। तो हम यहाँ अपनी टीम के साथ मिलकर काफ़ी सालों से कनाडा की तरक्की और नए आने वालों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारे फूड की रसाई को लोगों की दहलीज तक पहुँचाना, नए आने वालों के लिए इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन सेमिनार का इनकाद है। इसके अलावा हमारा फ्री टैक्स फाइलिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू इमिग्रेंट एंड लो इनकम फैमिलीज के लिए। फ्रेश प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लोगों को, ताकि उनके लिए आसानी हो और उनको मुश्किलात का सामना ना हो। इसके अलावा हमारी मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी है जो कि मुख्तलिफ ज़बानों में किताबों की रसाई, स्ट्रीट लाइब्रेरी का प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है। 32 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ कनाडा के अंदर जो मुख्तलिफ लोगों को किताबें फराहम कर रही हैं। ये लाइब्रेरी ना सिर्फ के कनाडा बल्कि ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और मुख्तलिफ स्ट्रीट लाइब्रेरी का प्रोग्राम मुख्तलिफ कंट्री में अडॉप्ट किया जा रहा है। हमारे फूड बैंक सर्विसेज हैं जो मैंने लगाए हुए हैं अपनी टीम के साथ मिलकर, 12 फूड बैंक जो कि मुख्तलिफ लोगों को फूड फराहम कर रहे हैं, जो कि लेके जा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। सीनियर्स के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। काफी सालों से हम कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक बड़ा अहम। ठीक है नजम साहब, जिस तरह तारकीन वतन को आप क्या समझते हैं, कनाडा में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं जो भी नए लोग वहाँ पर जाते हैं, जॉब का इशू वहाँ पर बन जाता है, तो क्या जॉब प्रोवाइड करने के हवाले से भी रहनुमाई की जाती है, उनकी कोई हेल्प करते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो भी कनाडा में आ रहे हैं, कनाडा एक मल्टीकल्चरल वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, और मैं ये कहता हूँ कि आप
चैलेंजेस आपको फेस करना, जैसे हम लोग यहाँ आए थे तो हमने चैलेंजेस फेस किए थे और उसके बाद हमने वही चैलेंजेस नए आने वालों के लिए राहें हमवार किए। तो अब जो भी नए आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक उनकी ज़रूरत, जॉब की ज़रूरत है, जॉब अगर मुख्तलिफ जगहों पे सेट है या स्किल की ज़रूरत है तो हम उनको प्रोवाइड करना, अगर खाने की फराहमी है तो उनके लिए आसानियाँ डालना, किताबों की रसाई है तो उसके लिए लाइब्रेरी है। तो वो हर जो मुख्तलिफ कंट्री से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि जितनी सहूलत हो सकते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, बगैर किसी रंग व नस्ल, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस, कलर एंड एथिक बैकग्राउंड, हम उनकी खिदमत जारी रखे हुए हैं इधर। ठीक है, अभी जिस तरह पाकिस्तानी भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़े हैं, बहुत सारे लोगों के नज़दीक कनाडा एक अच्छा मुल्क है जहां बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल सही है, कनाडा से अच्छी मैं समझता हूँ कंट्री कोई नहीं है, क्योंकि कनाडा हर तरह से अपने नए आने वालों के लिए राहें हमवार कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्किल्स में वो फिट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन से लेके आपको सारे मौके मिलेंगे। यहाँ पर आप उसमें जाके अपनी अगर स्किल्स इंप्रूव करनी है, स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं और उसी के मुताबिक अपनी जॉब ले सकते हैं। कनाडा में कनाडा की हुकूमत जो है वो इस वक्त जो भी नए आने वाले हैं उनके लिए मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ जगहों पर अपनी खिदमत, और हम सब मिल के कनाडा की हुकूमत के साथ मिल के इस इक़दाम को जारी रखे हुए हैं। ठीक है नजम साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग हैं इंटरेस्टेड हैं कि वो कनाडा जाएं, विजिट करें, वहाँ पर काम करें, जॉब करें या बिजनेस करें, तो क्या आप एक देखते हैं क्या उस हवाले से उनकी वर्किंग होनी चाहिए? कौन से ऐसे लोग हैं जो स्किलफुल हों, जो वहाँ पर उन्हें ईजीली फिर काम भी मिल सके? देखिए, एक कैटेगरीज कैनेडियन हुकूमत ने निकाली हुई है मुख्तलिफ, जिस कैटेगरीज में हम लोग भी पॉइंट बेसिस हो और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यहाँ पर आए थे 2009 में। इसीलिए मैं ये लोगों से कहता हूँ कि आप उन कैटेगरीज उसके मुताबिक अपने आप को ढालें और उसके मुताबिक आप समझते हैं कि आपके लिए वो जगह फिट है और जो रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है वो उसको आप फुलफिल करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस वक्त इतनी इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी अच्छी हो गई है उनकी कि वो खुद वो कहते हैं कि लोग यहाँ आएं और आके कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करें। ठीक है, तो अभी नजम साहब मजीद किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट मेन जो प्रोजेक्ट हमारे जो चल रहे हैं इस वक्त, वो है फूड बैंक सर्विसेज है, कम्युनिटी फूड बैंक है जो मुख्तलिफ जगहों पर है और ये ग्रो हो रहा है मुख्तलिफ कनाडा की मुख्तलिफ जगहों पर, और ये फराहम कर रहा है सर्विसेज अपने फूड की तरसील लोगों की दहलीज तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा हमारा क्लोथिंग बैंक है, 2 क्लोथिंग बैंक जो काम कर रहे हैं, लोगों को नए कपड़े फराहम कर रहे हैं, लोग कपड़े लेके जा रहे हैं और जो साहिब हैसियत है वो नए कपड़े वहाँ छोड़ रहे हैं। इसके अलावा मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी का प्रोग्राम जो है वो किताबों की रसाई, लोगों को मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में किताबें चाहिए होती हैं, तो ये उनकी तरसील, उनकी किताबों को उनकी दहलीज तक पहुँचा रहे हैं। और इस तरह के हमारे मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं। फूड बास्केट प्रोग्राम है हमारा, इसमें फूड जो है मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स में बास्केटें रखी हुई हैं जहाँ से लोग अपनी मर्जी के मुताबिक फूड लेते हैं और साहिब हैसियत वहाँ फूड छोड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा फ्री टैक्स फाइलिंग सर्विसेज है। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम नए आने वालों के लिए और कनाडा की तरक्की में आगे चल के उनके साथ मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है नजम साहब, एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम देखते हैं बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं। जितनी भी एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, पोर्ट्रे यही किया जाता है कि इन ममालिक में जाना बहुत मुश्किल है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तो डिफरेंट रास्तों से उनको लेकर जाया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि आज के टाइम पर कितना आसान है कनाडा का वीज़ा हासिल करना, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस है? देखिए, मैं आपको जैसा कि पता है कि मैं एक वॉलंटियर हूं और कनाडा की तरक्की में एक अहम उनके साथ मिलके इनकी तरक्की में और नए आने वालों के लिए काम कर रहा हूं। ये एक टेक्निकल चीज़ है। मैं सबसे ये कहता हूं कि देखिए, लीगली तौर पे आप अपने आप को कोई इसमें एजेंट या कोई ऐसी चीज़ ना करें। हाँ, अगर आपको कोई इमिग्रेशन लॉयर या इस तरह की चीज़ जो जानता है इस काम को
उससे मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई पॉइंट आपके जहन में नहीं आता तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ। मगर ये है कि कोशिश ये करें कि लीगली तौर पे जो राइट जायज तरीका है उसके तहत आएं, और क्योंकि इस वक्त कनाडा की हुकूमत ने बड़ी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सैयद नजम हसन पाकिस्तानी निजात के साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से मुताल्लिक। तो हमारी बहुत सी बीमारियों का जो ताल्लुक है वो हम देखते हैं कि हमारी खुराक की आदत से ही होता है। ज़िंदगी की इतनी मसरूफियत बढ़ चुकी है कि हम लोगों ने जो जंक फूड है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, मुतवज्जे हो चुके हैं, और ये देखने में तो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं घर के खाने के साथ कि घर में वो टेस्ट नहीं मिलता जो हमें बाहर के खानों में मिलता है। लेकिन ये खुराक इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है ये सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं जब डिफरेंट रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। अक्सर अफराद को हम देखते हैं कि जिन लोगों को ये ग़ज़ाएँ पसंद होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के उनके इश्यूज़ हैं, हार्ट अटैक हम देखते हैं आजकल कितना लोगों को हो रहा है, नौजवान नस्ल को कितना हो रहा है, फॉलिज की हम बात करते हैं। फिर अल्ट्रा प्रोसेस जो ग़ज़ाएँ हैं उससे दिल की शरियानों से जुड़े जितने भी अमराज हैं उसका ख़तरा भी बढ़ जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस ग़ज़ाएँ तैयारी के दौरान मुतअद्दिद बार प्रोसेस की जाती हैं, इनमें नमक, चीनी और दीगर जो मसनूई अज्जा हैं उसकी मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी जो लाइफ है उसको मतलब लॉन्ग रखने के लिए। तो सेहत के लिए हम देखते हैं कि मुफीद जो ग़ज़ाई अज्जा हैं जैसे फ़ाइबर की मिकदार है बहुत कम होती है। हम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत कम कर चुके हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत कम कर चुके हैं, और जितनी भी हम बात सुनते थे पुराने वक्तों में कि देसी खुराकें खानी चाहिए हम उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। माहिर ग़ज़ाइयत ज़ैनब गोंदल साहिबा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन होंगी, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे अल्ट्रा प्रोसेस फूड की जब हम बात करते हैं मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, इस पर भी हम बात करेंगे कि इस हवाले से कोई रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले आवाम को आप यही बताएं कि ये कितना नुकसानदेह है। ये नुकसानदेह बताने से पहले मैं एक सवाल करके उसको खुद ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन भी देना मेरा ही काम है। आप ये सिर्फ देखें कि आपने घर पे कबाब बनाए हैं और उन कबाब को आपने स्टोर कर दिए, वो कबाब मैक्सिमम 1 हफ्ता चल सकते हैं, उससे ज्यादा वो कबाब आप नहीं चला सकते। 1 हफ्ता भी बहुत एक्सटेंड मैंने करके बताया है, आप कर सकते हैं। तो जो आप फ्रोजन फूड्स मार्केट से खरीद के लाते हैं वो 1 साल भी आप रखें तो खराब नहीं होते। तो उसमें ऐसा कुछ तो होगा, और वो ऐसा क्या होगा वो हम सभी जानते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव्स होंगे। और आप ये देखिए कि इतना रेडी टू कुक फूड है कि अगर आप उसको ला रहे हैं मार्केट से तो आपने सिर्फ उसको फ्राई करना है, और फ्रायर में भी डालने के बाद मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट में एक कुक चिकन जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल। क्या घर पे जो आप चिकन बनाते हैं वो 2 से 3 मिनट में रेडी हो सकता है? वो बिल्कुल रेडी नहीं हो सकता। खाने की बुराई तो एक तरफ है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं या घर पे खाना लाते हैं तो हम उसके साथ साथ देखते हैं कि हमने एक फैंसी सा उसको सजाया हुआ होता है अपनी प्लेट को, और उसके साथ हमने एक ठंडी सी जो है ना वो सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई होती है। अब वो सॉफ्ट ड्रिंक हमारे लिए कितनी सॉफ्ट है या हार्ड है वो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो वो जहर के साथ एक और जहर पिया जा रहा है। बिल्कुल, हम 2 जहर इकट्ठे खुद मार्केट से खरीद के अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं। ठीक है। अगर आम इंसान ये नहीं समझना चाहता कि उसमें क्या बुराई है तो एक सादा सा मैं बात ये समझाना चाहूंगी, गरम खाना खाएं, ऊपर से ठंडा पानी या ठंडी बोतल डाल दे बॉडी में। जितना ऑयल है आप प्रैक्टिस करके खाने के सामने देख सकते हैं कि खाने का ऑयल जो है ऊपर ठंडी बोतल या ठंडा पानी डालें, ऑयल जम जाता है प्लेट में, तो वो आपकी बॉडी में आपकी आर्टरीज में जब वो जमना शुरू हो जाएगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, आपको फालज भी होगा, आपको हार्ट अटैक भी होगा। और ये चीजें वो हैं, आप देखें कि हर बंदा करता है। बिल्कुल, कोई ऐसा इंसान ये आम रूटीन है। एग्जैक्टली, ये इतनी रूटीन हो गई है कि अब हमें ये गलत भी नहीं लगती कि अगर कोई बंदा इसके बारे में हमें कहता है कि यार ये ना करो, या हम कहीं पे जाके सॉफ्ट ड्रिंक से या खाने से मना करते हैं तो उल्टा हमारा मजाक बनाया जा रहा होता है। जैसे मैं अपनी बात बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। एग्जैक्टली। जब मैं पेशेंट्स को मना करती हूँ तो पेशेंट्स आगे से बजाय इस चीज को समझने के मुझे पूछते हैं तो क्या आप नहीं पीती?
मतलब एक इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आगे से आता है तो आई हैव दैट आंसर। हाँ, मुझे तो 10-11 साल मेन रीजन जिस तरह से आपने बताया, और ये मिसाल शायद समझाने के लिए बड़ी ही जबरदस्त है कि आप गर्म खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर ठंडी यख बोतल पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई भी ब्रांड हो, वो किसी भी किस्म का हो, वो बिल्कुल आपके लिए सेहतमंद तो एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से उसमें शुगर डाली गई है और हर चीज ऊपर मेंशन की गई है, उसके बावजूद भी उन चीजों को खरीदा जा रहा है। हम वो तमाम चीजें पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें अज्जा शामिल हैं, उसके बाद भी हम वो पी रहे हैं। आप बड़े अच्छे हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन आई हैव सीन पूरी आम आवाम कोई नहीं पढ़ता, इवन एक्सपायरी डेट लोग नहीं पढ़ते। मैं बता देती हूँ कितनी चीनी होती है। एक काली बोतल के ग्लास में तकरीबन 9 चम्मच चीनी होती है, और जबकि डेली यूजेज में एक औरत ने 6 चम्मच चीनी और एक मर्द ने 7 से 8 चम्मच चीनी जो है वो कंज्यूम करनी होती है। ठीक है। अब वो आपने रोटी से इसीलिए हम शुगर में नंबर 1 है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। बिल्कुल, दैट्स ट्रू जी। आपने रोटी में भी चीनी ले ली, आपने कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, खजूर खा ली, इंजीर खा ली, वो भी चीनी गई, सालन ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, लस्सी पी ली, जो भी आपने लिया उसमें मीठा बॉडी में तो जा रहा था। ये एक एक्सेस मीठा आपने अपनी बॉडी में डाल दिया। बिल्कुल। अब हम कहते हैं कि वजन कम, वजन कम, वजन कम। वजन कम करने के लिए हम सभी तैयार हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि वजन कम करने के लिए हम जो बंदा डाइट करता है, अच्छी डाइट लेता है, हम कहते हैं कि डाइटिंग पे अच्छी डाइट लेना, सैलेड खाना, उसको डाइटिंग बोलते हैं, उसको डाइटिंग बोलते हैं। हालांकि वही रूटीन होनी चाहिए। और एक और चीज है कि जो लोग मैंने देखा इतना अल्ट्रा प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो आपको इसकी वजाहत ये देते पेश आते हैं कि मैंने ग्रीन टी पी ली थी, या मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली थी, मैंने आज वॉक कर ली थी, वो सब्जी बराबर हो गया। अच्छा, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है ग्रीन टी का? तो हम ये मानते हैं कि पूरा दिन जो दिल चाहे खाओ, रात को 1 कप ग्रीन टी पी लो, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म जरूर स्पीड अप कर सकती है, आपका वजन कम नहीं कर सकती। आपने जो कुछ खाया है और जो शरियानों में आपके वो घी जम रहा है, उसको तो वो नहीं ठीक कर सकती, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। तो या फिर कम से कम जितना आपने ऑयल कंज्यूम किया उतने कप तो ग्रीन टी पिए, और एक दिन उतने कप ग्रीन टी पिए, तबीयत साफ हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि क्या है। लेकिन ग्रीन टी मैक्सिमम 1 से 2 कप पीनी चाहिए। ग्रीन टी पीने का मकसद जो था वो था बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनाना, यानी बीमारियों से बचना। हमने उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, उसको हमने वेट लॉस की तरफ ले आए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम देख रहे हैं जो आजकल घरों में बहुत ज्यादा जिसकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि मर्द और खवातीन आज जो मौशी हालात हैं मुल्क के, दोनों को काम करना पड़ा है, दोनों जॉब पर जाते हैं। तो क्या किया जाता है कि वीकेंड पर फिर पूरे हफ्ते के खाने तैयार कर लिए जाते हैं, उनको फ्रीज कर लिया जाता है, और पूरा हफ्ता फिर वही खाने खाए जाते हैं। ये कितना खतरनाक है, ताकि लोगों को पता चल सके। अच्छा देखें, हमने जहां बात की मुल्क के मुआशी हालात पे, तो मुल्क में बिजली भी जाती है। अब जब आपका एक फ्रीजर, फ्रिज, उसकी लाइट चली गई, बंद हो गया, वो टेम्परेचर सस्टेनेबल नहीं रहा। जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो आपकी वो सारी चीजें वैसे ही खराब हो जाती हैं। आपको देखने में वो ठीक लग रही होती है, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल जाया हो चुके होते हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है वो आपकी बॉडी को भी तबाह कर देती है। बिल्कुल। हम सिर्फ चंद बीमारियों की जो है ना वो डिस्कशन में लाते हैं, अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं बॉडी में सिर्फ हमें हमारे खानों की वजह से अटैक कर रही होती है। आपने जिम की पहले बात की थी, उसका भी मैं जवाब दे दूं। लोगों को ये लगता है कि जिम पहली बात सिर्फ वजन कम करने के लिए जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। नंबर 2, लोगों को लगता है जो मर्जी खाओ, जिम चले जाओ, वजन कम हो जाता है, आप हेल्दी हो जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम जाने के लिए आपने बॉडी में जो डाला है वही आउटपुट आपको मिलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मैंगो का शेक जो है वो मैंगो डालें, दूध डालें और आपको मिले जो है वो बनाना का शेक। ऐसा तो नहीं हो सकता। बॉडी में जो आप डालेंगे आपको आउटपुट भी वही मिलेगा, रिजल्ट भी आपके वही आएंगे। ठीक है। अब जिम जो है या वॉक, एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली सिर्फ जिम नहीं कहती, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स। बिल्कुल सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर आपने वजन कम करना है या खुद को हेल्दी रखना है, मोटरवे पे एक गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है, आपने उसको मैच करना है तो आपको कम से कम 140 पे जाना पड़ेगा। अगर आप 110 पे 100 पे जाएंगे तो आप 120 वाली गाड़ी को कभी मैच नहीं कर सकते। तो हमारा एजेंडा जो माइंड में है ना वो ये जाना 120 पे है, लेकिन जाना हमने 90 की स्पीड उसी तरह से अचीव करना है जिस तरह से अगला बंदा अचीव कर रहा है। ठीक है। अच्छा,
अब यही कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि मसरूफियत की वजह से, और ख़ास तौर पर जो जंक फूड का एक रुझान है वो हम बच्चों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ केसेस मैंने भी ऐसे देखे हैं कि जिन लोगों के घरों में जंक फूड नहीं खाया जाता लेकिन उनके बच्चे बड़े बज़िद हमें दिखाई देते हैं। बच्चों में ये इनबिल्ट चीज़ कैसे आ रही है? देखिए, इनबिल्ट कुछ नहीं होता। बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसको कुछ नहीं पता होता। हम मुसलमान भी उसको खुद बनाते हैं, चीजें भी खुद उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो खिलाते पिलाते हैं हम खुद देते हैं। आपने ये देखा होगा 3 से 4 माह के बच्चे को इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स ट्राई कराई जा रही होती है, जिसमें हम इवन पानी देना मना करते हैं बच्चे को, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाई जा रही होती, फीडर भरे होते हैं। चखे तो सही ये हो क्या रहा है। और बच्चों को मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो कहते हैं रोटी रोटी क्या होती है, हम तो खाते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों में ये कॉन्सेप्ट है। तो आप ये सोचें कि हमारे बड़े बूढ़े नानी दादी जो अगर किसी के घर में हो, वो आज भी हमसे ज्यादा एक्टिव हैं उनकी खुराक की वजह से। उससे नीचे हमारे माँ बाप आए, फिर हम उससे नीचे हैं, हमारी अगली नस्ल हमसे भी नीचे हो चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। सारा दिन स्क्रीन टाइम जो है वो इतना ज्यादा है कि वो बच्चों को वैसे ही बहुत एग्रेसिव कर देता है। और सारा दिन देख देख के स्क्रीन को, और उनको जो है वो पता ही नहीं होता कि वो खा क्या रहे हैं। अक्सर मैंने तो बच्चों में ये देखा है कि खा रहे हैं बर्गर पिज्जा, इवन ये डिफरेंस ही नहीं पता होता कि खा कौन सा बर्गर कौन सा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से हम प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं, फ्रोजन फूड की बात कर रहे हैं, इसी तरह हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की है, और जो आर्टिफिशियल जूस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम बड़े बड़े ब्रांड्स हम देखते हैं, नाम वहाँ पर टैग लगे होते हैं, कुछ ऐसे स्टोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो भी पड़े हुए हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना, हम अक्सर देखते हैं कि माएँ बच्चों को लंच बॉक्स में बड़ी खुशी से देती हैं, बेटा ये मैंने जूस दे दिए, ये पी के आना। क्या आपको ये लगता है कि वो मैंगो जूस में वाकई ही मैंगो होगा, ऑरेंज जूस में ऑरेंज होगा? कंपनी ने खुद से मेरा ख्याल लिखना शुरू कर दिया कि सिर्फ 20 to 25% उसमें मैंगो है, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी उन्होंने बताए हैं, बट स्टिल है वैसे भी, और दैट इज नॉट इवन नेचुरल एट ऑल। अगर आप नेचुरल मैंगो का जूस बनाएं और आप ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब इवन टेट्रा पैकिंग जो हमारे पास अवेलेबल होती है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका जूस का टेस्ट कहीं भी रिलेटेबल होता है आपके फ्रेश जूस के। और जूसेस जो हैं वही सेम चीज जो सॉफ्ट ड्रिंक कर रही होती है। एक तो चीनी बहुत ज्यादा होती है टेट्रा पैक जूस के अंदर, दूसरा ये कि हमारी जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं जूस, बोतल, पानी, मैं तीनों की बात कर रही हूँ, वो इतनी धूप में पड़े हुए होते हैं, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन नहीं होता, प्लास्टिक जो है वो वैसे ही मेल्ट हो रहा होता है, वो आपके लिए वही जहर हो जाता है। उसको पीना जो है उसको बंद कर दें प्लीज। पानी जो है उसको कंज्यूम करें, और इवन अगर आप बॉटल्ड वाटर भी लाते हैं तो मैं तो ये कहती हूँ उसको भी बॉईल करके कंज्यूम। ठीक है। अच्छा, जिन तमाम चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, विच इज सो अनफॉर्चुनेट कि उस पर बात ही नहीं होती, कोई रेगुलेटरी उस पर नहीं बनी हुई है। जब हम बता रहे हैं लोगों को कि अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं उसके इतने नुकसान हैं, आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो उस पर कोई हुकूमती मशीनरी तो हमें काम करती नहीं दिखाई देती। हम अपने तौर पर भी मैंने देखा कि इन बातों को नहीं सोचते, इन बातों पर अमल नहीं करते। एक तरफ जहां हम फूड की इस तरह की एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अपने हेल्थ सिस्टम पर भी तो बर्डन डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा होगा कि गर्मियां आते ही हमारे हॉस्पिटल्स की जो ओपीडीज होती हैं वो भर जाती हैं। ठीक है। इसलिए भर जाती है क्योंकि एक तो हमारी बॉडी रेडी ही नहीं होती, हमने अपने इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर लिया हुआ होता है कि हम उस चीज के लिए रेडी ही नहीं होते। बात करें विटामिन सी की, हमने ये देखा है कि कोविड के बाद से हमें पता चला है कि विटामिन सी हमारी बॉडी को, जो इम्यूनिटी के मसाइल हैं वो हमने देखा है कि वो लोगों को आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी। माहिरा ग़ज़ाइया ज़ैनब गोंदल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।